इस यंग पुलिस वाले ने हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? प्रमोद ने हैरानी से आदित्य की ओर देखा, जो खुद भी इरिटेटेड लग रहा था। यंग पुलिस वाले का नाम राजेश था, जो कि पुलिस स्टेशन में ही काम करता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजेश? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। तुम्हें वो फुलपुर मर्डर वाले इन्वेस्टिगेशन पर नहीं जाना क्या? आदित्य ने राजेश को टरकाने की कोशिश की। आदित्य ने बोलते समय राजेश को देखकर आंख मारी। राजेश को आदित्य का इशारा समझ में आ गया, लेकिन वो वहां से नहीं गया। वो ध्रुव के सामने चला गया और उसे ध्यान से देखा। आदित्य राजेश को एक अच्छे और ऑर्डर मानने वाले जूनियर के तौर पर जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजेश इतना अनयूजुअल बिहेवियर क्यों कर रहा था। ध्रुव की पहचान की पुष्टि करने के बाद राजेश ने बोलना शुरू किया। सर, इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। राजेश की बात सुन के आदित्य हैरान भी हो गया और उसे गुस्सा भी आने लगा। उसने तनाव भरी नजरों से रेहान और प्रमोद की तरफ देखा। वो दोनों इम्पेशेंट हो रहे थे। राजेश, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि प्रमोद शर्मा जी खुद यहाँ आए हुए हैं? और वैसे भी इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आदित्य ने ऐसा कहकर राजेश को हल्का सा धक्का दे दिया, ताकि उसे सिग्नल मिल जाए कि उसे बीच में नहीं पड़ना है। हालांकि प्रमोद और राजेश लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन दिल्ली में प्रमोद की ताकत और प्रभाव राजेश से कहीं ज्यादा था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, वे प्रमोद को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। और तो और निशा ने ध्रुव का नाम ले ही लिया था, इसलिए ध्रुव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव के साथ जेल में क्या होगा, इसके बारे में बस एक ही शख्स जानता था, और वो था रेहान। रेहान ने जेल के अंदर ध्रुव से निपटने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ध्रुव से निपटने के लिए वो जेल के गार्ड्स का यूज करने वाला था। आदित्य सर, बात समझिए, हम इस आदमी को ऑफेंड करने का जोखिम नहीं ले सकते। राजेश ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसके आदित्य के साथ अच्छे रिश्ते थे। वो आदित्य को धीमी आवाज में वजह बताने ही वाला था कि प्रमोद ने उसे तुरंत धक्का देकर किनारे कर दिया। क्या बेवकूफी भरी बात है ये? हम उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे देश में जस्टिस सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है? इसके अलावा क्या तुमने नहीं देखा कि निशा की हालत कितनी खराब थी? क्या एक लड़की के लिए दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट करना आसान है? वैसे भी आज मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे वो करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रमोद का धैर्य जवाब दे रहा था। जैसे ही उसने चीखना बंद किया, उसे पीछे से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। क्या चल रहा है वहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस स्टेशन में वैसे भी बहुत शोर हो रहा था, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि अधेड़ उम्र का आदमी है कौन। यार, अब ये कौन आ गया अड़ंगा लगाने? प्रमोद ने पीछे मुड़कर आदित्य से पूछा, लेकिन उसने जिस इंसान को अपने पीछे खड़े हुए पाया, उसे देखकर एक पल को तो उसकी सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई थी। उसके पीछे एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर अभिमन्यु रहेजा खड़ा था। पुलिस स्टेशन में सभी लोग जानते थे कि अभिमन्यु कौन है। उनके आते ही किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रमोद के भी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। भले ही उसका प्रेजेंट स्टेटस काफी ऊंचा था, लेकिन अभिमन्यु जैसे बिग शॉट को उकसाना उसकी औकात से बाहर की बात थी। अरे अभिमन्यु जी, हम बस एक केस सॉल्व कर रहे थे। आजकल इन रिच किड्स की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको ऐसी सजा दिलाएंगे कि लोगों की ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आदित्य ने अभिमन्यु से कहा। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों का अभिमन्यु पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हें जस्टिस वगैरह की ज्यादा फिक्र रहती होगी। अभिमन्यु ने आदित्य को डपट दिया और ध्रुव के पास चला गया। इसके बाद उसने जो कहा वो सुन के रेहान, प्रमोद और आदित्य के होश उड़ गए। ध्रुव जी, अगर आप आज रात को फ्री हो तो चलिए, चल के साथ में डिनर करते हैं। प्रमोद एकदम हक्का बक्का रह गया और रेहान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ तक कि आदित्य के पैर भी जबरदस्त तरीके से कांप रहे थे। क्या बकवास है ये? आखिर चल क्या रहा था? क्या ध्रुव अभिमन्यु को जानता था? अभिमन्यु शहर के इंपॉर्टेंट लोगों में से एक था। वो इतना सीनियर था कि आदित्य भी शायद उससे बात नहीं कर पाता। आदित्य की तो बात ही छोड़िए, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु अचानक इस समय इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली में क्यों आया था। अभिमन्यु जी, आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसी सिचुएशन मेरे अराउंड क्रिएट हुई है, उसको देख के तो लगता है कि आज रात का डिनर मुझे जेल में ही करना पड़ेगा। ध्रुव ने अभिमन्यु से कहा। ध्रुव अभिमन्यु को नहीं जानता था और उसे ये भी यकीन था कि वो निहाल का आदमी नहीं है,
ध्रुव की बात सुनने के बाद अभिमन्यु प्रमोद की तरफ मुड़ा। अरे मुझे ये बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? तुमने अभी जो कहा उसके मुताबिक तुम्हारे पास बस गवाह है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ध्रुव गिल के खिलाफ एक भी ठोस सबूत है? क्या तुमने बेडशीट पर खून के धब्बों की डीएनए की जांच की है? क्या तुमने गवाह का या ध्रुव गिल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करके देखा है? अभिमन्यु ने पुलिस स्टेशन में चिल्लाना शुरू कर दिया था। प्रमोद को समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु जैसा पावरफुल आदमी ध्रुव की तरफदारी क्यों कर रहा है। प्रमोद शर्म के मारे सिर झुकाए हुए खड़ा था। अभिमन्यु के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अभिमन्यु भी बिना जवाब लिए पीछे हटने वाला नहीं था। अरे तुम्हारा मुंह सिल क्यों गया? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास ध्रुव गिल जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत है क्या? आदित्य ने ना में सिर हिला दिया। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। क्या अभिमन्यु ध्रुव को बचा लेगा? अरे अभिमन्यु सर, इसे तो पुलिस ने अरेस्ट ही इसलिए किया है ताकि पुलिस बिना टेंशन के ठोस सबूत ढूंढ सके। ये बाहर रहेगा तो हो सकता है कि ये एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे। प्रमोद को लग रहा था कि उसने ध्रुव को जेल में रखने का बहुत अच्छा रीजन दे दिया है, लेकिन अभिमन्यु उसके रीजन से रत्ती भर भी कन्विंस्ड नहीं था। तुम कभी खुद की बात सुनते भी हो? अगर हम ऐसे लोगों को जेल में ठूसने लगे तो वो क्रिमिनल्स कहाँ जाएंगे जिनका क्राइम प्रूव हो चुका है? वैसे भी शहर की जेलें ओवरस्टफ्ड हैं। तुम चाहते हो कि हम शक के बिना पर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दें? अभिमन्यु ने आदित्य को घूरते हुए पूछा। प्रमोद एक सेकंड के लिए तो चुप रहा, पर फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। अरे सर, हम क्या ही करें? अब पुलिस ने इसे अरेस्ट तो कर ही लिया है, अब ऐसे तो जाने नहीं दे सकते ना। किसी को तो इसकी बेल करनी ही पड़ेगी। कोई इसकी बेल कराने आ ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं करूंगा ना इसकी बेल। इतना काफी होगा ना उसे जेल से निकालने के लिए, या तुम्हारे कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? ये काफी था। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। आदित्य कांप उठा और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ अभिमन्यु जी, इतना काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुरंत ध्रुव गिल को घर भेज दूंगा। प्रमोद ने पीछे मुड़कर रेहान की ओर देखा, लेकिन रेहान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अभिमन्यु अचानक यहाँ क्यों आ गया? रेहान की कोई भी बात अभिमन्यु के गुस्से को और भी बढ़ा सकती थी, इसलिए उसने एक नकली मुस्कान अपने होठों पर चिपकाकर बोलना शुरू किया। अभिमन्यु जी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। हम तो बस पब्लिक की सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप खुद उसे बेल दिलाने जा रहे हैं तो मुझे यकीन है कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया होगा, और मुझे डर है कि निशा ध्रुव को फंसा रही है। इसलिए मैं आदित्य से कहूंगा कि वो जाके निशा को गिरफ्तार कर ले। रेहान की एक्टिंग स्किल्स अच्छी थी, लेकिन उनका अभिमन्यु की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए रंधावा फैमिली की कुछ भी कीमत नहीं थी। जब रेहान ने देखा कि उसकी दाल बिल्कुल भी नहीं गल रही है, तो उसने रास्ते से हटना ही बेहतर समझा। ध्रुव पुलिस स्टेशन के बाहर की ओर जा रहा था। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। मेरे पास उसे दूर करने का एक अच्छा तरीका है। मैं कल रात को तुम्हारे लिए एक बैंक्वेट का आयोजन करता हूँ। हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे और दारू भी पियेंगे, और कहो तो मैं तुम्हारे लिए डांसर्स का भी इंतजाम कर दूंगा। उन डांसर्स का तुम डांस देख सकते हो और बाद में उनके साथ जो चाहे वो भी कर सकते हो। क्या ख्याल है? आओ यार, बैठते हैं साथ में और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो ग्रजेस हैं वो मिटा देते हैं। यार ऐसा मत सोचना कि इसमें बस हमारा ही फायदा है। तुमको दिल्ली चलाने के लिए निश्चित रूप से हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रेहान का रवैया बिल्कुल बदल गया था। अभिमन्यु पर्सनली ध्रुव को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। इससे एक बात पूरी तरह से साफ हो गई थी, ध्रुव का स्टेटस किसी भी तरह से कम नहीं था। आदित्य ने ध्रुव को उसका फोन लौटा दिया। अपना फोन वापस पाने के बाद ध्रुव कुछ समय तक उसे देखता रहा। सौभाग्य से किसी ने उसके फोन के साथ कुछ नहीं किया था। यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं पुलिस स्टेशन से जा रहा हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ? ध्रुव ने रेहान की आंखों में घूरते हुए कहा। रेहान कांप गया। उसे ध्रुव की आंखों में गुस्से का सैलाब दिखाई दे रहा था। उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। ध्रुव गिल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक सीधा साधा इंसान तो हूँ,
लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। मैंने तुम्हें एक बार जाने दिया, लेकिन तुम बाज ही नहीं आ रहे। अब मैं तुम्हें बार बार तो नहीं छोड़ सकता ना। चिंता मत करो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। ये कहकर ध्रुव ने किसी को कॉल मिलाया और कुछ देर तक उससे बात की। दूसरी ओर अभिमन्यु को समझ आ गया था कि रेहान और प्रमोद ने मिलकर कोई बड़ी गड़बड़ कर रखी है। प्रमोद जैसे करप्ट लोगों को सिस्टम में रखना सेफ नहीं था। सुनो प्रमोद, तुम्हें डिटेल्स में जाने का बड़ा शौक है ना। आजकल अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में खूब काम चल रहा है, तुम उसे ज्वाइन कर लो। प्रमोद ने अभिमन्यु को घूर कर देखा। अभिमन्यु ने खड़े खड़े प्रमोद का डिमोशन कर दिया। शर्मा फैमिली के किसी सदस्य का अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करना बड़ी शर्म की बात थी। अभिमन्यु, तू खुद को समझता क्या है? तुझे क्या लगता है कि तू कह देगा और मेरा डिमोशन हो जाएगा? प्रमोद अपना आपा खो बैठा था। रेहान ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। देखिए अभिमन्यु जी, प्रमोद की बात करने का लहजा भले ही ठीक ना हो, लेकिन वो बात तो सही ही कर रहा है ना। अपॉइंटमेंट और डिमोशन के लिए आपको भी सुपीरियर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ऐसे खड़े खड़े किसी को डिमोट नहीं कर सकते। लोगों को बुली करना बंद कीजिए। रेहान पूरी मजबूती से प्रमोद के पीछे खड़ा हो गया था। ध्रुव रेहान की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बुली? मैं दिखाता हूं कि बुली क्या होता है। सॉरी, दिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। ध्रुव ने ये कहकर अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऐप खोली और उसमें स्टोर वॉइस रिकॉर्डिंग्स प्ले करने लगा। वो आज के ही दिन की वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी, जिनको सुनकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ध्रुव मालिनी के साथ ड्रीम बार गया था। उसके बाद उसने निशा को प्रमोद से बचाने की कोशिश की। एक रिकॉर्डिंग में रेहान साफ साफ कह रहा था कि वो निशा के साथ मिलकर ध्रुव को फंसाने वाला है। ये ध्रुव पूरे समय तक वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था। रेहान और प्रमोद ये देखकर हैरान रह गए। कितना अजीब इंसान था ध्रुव। फिर ध्रुव के फोन पर हजारों ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए जिनमें रंधावा फैमिली के काले कारनामों का पूरा हिसाब था। ये डॉक्यूमेंट्स ध्रुव को तेजा ने भेजे थे, जिससे ध्रुव ने कुछ देर पहले फोन पर बात की थी। ध्रुव ने रंधावा फैमिली के एग्जिस्टेंस पर ही खतरा पैदा कर दिया था। क्या रेहान बाजी उलट पाएगा? अब कोई भी इसे बचा नहीं सकता। अभिमन्यु ध्रुव के फोन पर आए हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। डॉक्यूमेंट्स में रंधावा फैमिली के काले कारनामों का पूरा हिसाब था। अभिमन्यु श्योर था कि रंधावा फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस का खात्मा होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स में न केवल रंधावा रियल एस्टेट के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स का जिक्र था, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने रंधावा रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा था। ध्रुव, तुम इस मामले को मुझ पर छोड़ सकते हो। बस मुझे 2 दिन का समय दो। 2 दिनों में मैं तुम्हें इस मामले का निपटारा करके दे दूंगा। अभिमन्यु ने ध्रुव को अश्योर किया। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर आदित्य की ओर देखा और आदेश दिया, पहले इन दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन की जेल में डालो। इनमें से किसी की भी जमानत नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु रेहान और प्रमोद की तरफ इशारा कर रहा था। जब अभिमन्यु कोई आदेश देता था तो पूरे पुलिस स्टेशन में कोई भी उस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। जब ध्रुव और अभिमन्यु थाने से चले गए तो प्रमोद और रेहान को ऐसा लगा कि वो बेहोश ही हो जाएंगे। उन दोनों को ऐसे रिजल्ट्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रमोद की स्थिति तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अगर रंधावा रियल एस्टेट ढह गया तो ये सोचना भी मुश्किल था कि दिल्ली में कितने लोग इस मामले में फंसेंगे। अगर रंधावा फैमिली को हराना है तो केवल अभिमन्यु से काम नहीं चलेगा। रेहान ने मन ही मन सोचा और अपने पिता को कॉल लगा दिया। फोन की दूसरी तरफ से जब रेहान के पिता विजेंद्र ने उसकी बात सुनी तो वो हैरान रह गए। रेहान रंधावा, तुम मजाक कर रहे हो? तुम इतनी स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकते हो? रेहान के पिता बुरी तरह से घबरा गए थे। पापा, इस समय केवल एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं। रेहान ने अपने पिता को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में बुरी तरह से असफल रहा। रेहान के पिता ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और डांटते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसा है। तुमने ध्रुव गिल जैसे इंसान को क्यों उकसाया? क्योंकि चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए उनके पास समस्या से निपटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रेहान ने अपने पापा को यही याद दिलाया। पापा, मेरी बात सुनो। ये तो सही बात है कि ध्रुव का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ध्रुव ने ये मामला उठाया है तो निश्चित रूप से अभिमन्यु उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर ध्रुव को यहाँ से हटा दिया जाए और सुपीरियर से अभिमन्यु पर प्रेशर डलवाया जाए तो अभिमन्यु कुछ ही दिनों में ये बात भूल जाएगा। ये सुनते ही रेहान के पिता का माथा ठनक गया।
क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी परेशानी पैदा कर दी है? यही एकमात्र तरीका है पापा। अगर बिग बॉस को पता चला कि रंधावा रियल एस्टेट के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रेहान के पिता काफी देर तक झिझकते रहे, लेकिन उन पर अगला कदम उठाने का दबाव बहुत ज्यादा था। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि एक अच्छा सोल्यूशन उनके दिमाग में आया है और फिर उन्होंने किसी को फोन कॉल किया। फोन जग्गा त्यागी ने उठाया। जग्गा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रेहान के पिता और जग्गा पुराने दोस्त थे। इसके अलावा जग्गा ने रेहान के पिता द्वारा अतीत में किए गए कई काले कारनामों की सफाई भी की थी। हालांकि जब जग्गा ने सुना कि इस बार लड़ाई ध्रुव से है तो उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में रंधावा रियल एस्टेट के 30% शेयर चाहिए। जग्गा ने साफ कहा। तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा ही नहीं है? तुमको पता होना चाहिए कि अगर हमने ये ठीक से नहीं किया तो रंधावा रियल एस्टेट बचेगा ही नहीं। क्योंकि मैं इतने सीरियस मैटर में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से तुम्हें मुझे उसी लेवल का कॉम्पनसेशन भी देना होगा। आखिरकार रेहान के पिता मान गए। जब तक जग्गा ध्रुव को नुकसान पहुंचा रहा था वो कुछ भी करने को तैयार थे। दूसरी तरफ जग्गा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो लंबे समय से ध्रुव से निपटना चाहता था, क्योंकि वो उस दिन को अभी तक भूल नहीं पाया था जब ध्रुव ने उसके चेहरे पर कैश की एक गड्डी फेंक के मारी थी। अगर रंधावा परिवार ध्रुव के खिलाफ कोई कार्रवाई ना भी करता तो भी जग्गा उसे किसी तरह से सबक सिखाता ही। अब इस बात के उसे पैसे मिल रहे हैं तो कहना ही क्या। दूसरी ओर ध्रुव ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही निहाल को फोन किया। अभिमन्यु ने उसे बताया कि किसी जयदेव नाम के आदमी ने उसे ध्रुव की मदद के लिए भेजा था। ध्रुव जानना चाहता था कि ये जयदेव उस पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहा है। निहाल, मेरी बात सुनो। एक आदमी है जयदेव, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। निहाल को पता था कि लोगों का बैकग्राउंड खंगालना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। उसने ध्रुव को अश्योर किया कि जल्दी ही वो जयदेव के बारे में जानकारी लेके वापस आ जाएगा। निहाल को आइडिया ही नहीं था कि जयदेव के बारे में जानकारी निकालना आखिर उसके लिए कितना कठिन होने वाला था। वो काफी देर तक अपने सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जयदेव नाम का आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसे ध्रुव के पास खाली हाथ वापस जाने में शर्म आ रही थी। निहाल को ऐसे फेल होने की आदत नहीं थी, लेकिन जब काफी घंटे बीत गए तो ध्रुव ने अपनी तरफ से निहाल को कॉल किया। ध्रुव थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि निहाल किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इतना टाइम नहीं लगाता था। हाँ निहाल, कुछ पता चला जयदेव के बारे में? निहाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव को कैसे बताए कि उसके पास जयदेव को लेकर रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सर, बात ये है, मुझे ये लगता है कि जयदेव नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका आपसे कुछ लेना देना हो। निहाल की बात सुन के ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। तो फिर क्या मुझे बचाने के लिए अभिमन्यु को एक भूत ने भेजा था? निहाल को लगा मानो ध्रुव उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी, लेकिन जानने वाली बात ये थी कि आखिर कौन था जयदेव जो ध्रुव की जिंदगी में एंजल बनकर आया था। खैर, ये छोड़ो कि जयदेव कौन है। मुझे ये बताओ, अगर मैं रंधावा रियल एस्टेट को खत्म कर दूं तो रंधावा परिवार अगली चीज क्या करेगा? ध्रुव ने निहाल से पूछा। हम मिस्टर गिल, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। निहाल को उम्मीद थी कि ध्रुव को रंधावा फैमिली के रिस्पॉन्स के बारे में आइडिया होगा। एसेट्स के मामले में रंधावा रियल एस्टेट तो मेरे आसपास भी नहीं ठहरता। अगर मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो रंधावा रियल एस्टेट मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। खैर, तुम कौड़ी के दामों पर रंधावा रियल एस्टेट एक्वायर करने के लिए तैयार रहना। ध्रुव की बात सुन के निहाल थोड़ा सा हैरान रह गया। मिस्टर गिल, तो आप क्या करेंगे? मुझे कुछ और भी चीजें खरीदनी हैं। ध्रुव की बात सुन के निहाल का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। निहाल जानना चाहता था कि आखिर ध्रुव कौन सी चीज खरीदना चाह रहा था। मैं जग्गा त्यागी को खरीदना चाहता हूँ। मतलब ध्रुव कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान खरीदना चाहता था। ध्रुव के इरादों के बारे में जानकर निहाल शॉक्ड रह गया। मिस्टर गिल, आपको एक बात समझनी होगी कि जग्गा त्यागी एक बहुत ही रेबल किस्म का आदमी है। उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं। वो किसी के नीचे काम करने वाला नहीं है। आखिर बार मैंने जब उसके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी तो उसने ना ही हाँ कहा और ना तो मना ही किया। वो पूरे समय तक मेरे साथ माइंड गेम्स ही खेलता रहा।
निहाल ध्रुव को बताना चाह रहा था कि जग्गा त्यागी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे ध्रुव की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसे जग्गा के साथ माइंड गेम्स खेलने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरा मूड है। मैं जब उसके साथ डील करूंगा तो ऐसे करूंगा कि उसके पास ना कहने का ऑप्शन ही नहीं होगा। मैंने नोटिस किया है कि जग्गा के रंधावा फैमिली से रिश्ते काफी पुराने हैं। वो तब से साथ हैं जब रंधावा रियल एस्टेट बिजनेस का साइज भी उतना बड़ा नहीं हुआ करता था। ये तो पक्की बात है कि जग्गा ने ही रंधावा फैमिली के इलीगल कामों के मेस को क्लीन अप किया होगा। अब जब मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा तो वो जग्गा के पास ही मदद के लिए जाएंगे। लेकिन पास्ट में हमारे कोई भी कनेक्शंस नहीं रहे हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड्स की संख्या बढ़ा देता हूं। निहाल ने ध्रुव को वार्न किया। उसे पता था कि ध्रुव एक बहुत ही रिस्की टेरिटरी में कदम रखने जा रहा था। मेरी बात मानो, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव एक टैक्सी में बैठकर घर जा रहा था। ड्राइवर लगातार रियर व्यू मिरर में देखे जा रहा था। लगता है आपको कोई फॉलो कर रहा है। ड्राइवर ने ध्रुव से कहा। अब ये कोई मूवी तो चल नहीं रही थी, तो ड्राइवर किसी तरह से खतरे में नहीं पड़ना चाहता था। हाँ, मुझे पता है कि मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं। आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। ध्रुव ने ड्राइवर को बोला। ड्राइवर ने देखा कि 4 गाड़ियां उनकी गाड़ी के पीछे आ रही थीं, जिनमें 20-25 लोग बैठे हुए थे। सबने मास्क पहना हुआ था और सबके हाथ में गन्स थी। ये देखकर तो ड्राइवर की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सुन लौंडे, तेरा जो भी लफड़ा है मुझे उसमें नहीं पड़ना है। गेट खोल के उतर जा। मुझे तुझसे पैसे भी नहीं चाहिए। ड्राइवर ने गेट का लॉक खोल दिया। ध्रुव अपनी जगह बैठा रहा। आपके बच्चे हैं? ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का बेहुदा सवाल था। वो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए ही तो टैक्सी चलाता था। मैं जानता हूं कि आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे अनाथ हो जाएं। अगर मैंने इस गाड़ी के बाहर कदम भी रखा तो पीछे वाली गाड़ियों में बैठे लोग मुझे गोली मार देंगे और आप इस मर्डर के अकेले विटनेस बन जाओगे। आपको क्या लगता है कि इतने खतरनाक लोग विटनेस को जिंदा छोड़ेंगे? ड्राइवर को समझ आ गया था कि उसकी और ध्रुव की जिंदगियां आपस में कनेक्टेड हैं। ध्रुव ने उसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। ध्रुव उसे डायरेक्शंस दे रहा था। हालांकि ड्राइवर को ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास ध्रुव की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ध्रुव ड्राइवर को ड्राइव कराते कराते एक छोटी सी गली के अंदर ले गया। धीरे धीरे गली खत्म हो गई। गाड़ी गली के एंड में अटक गई थी। अब ड्राइवर कहीं नहीं जा सकता था। ये तो डेड एंड है। अब यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है? आसमान में उड़ने का? थोड़ी देर में वो लोग आके हम दोनों को मार देंगे। ड्राइवर को लग रहा था कि उसकी मौत नजदीक आ चुकी है। तभी ध्रुव धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। पीछा कर रही गाड़ियां भी गली में दाखिल हो चुकी थी। थोड़ी देर में गली गोलियों के शोर से गूंज उठी। दूसरी ओर जग्गा त्यागी एक आलीशान विला के अंदर बैठा हुआ अंगूर खा रहा था। वो अभी तक इसी खुमारी में डूबा हुआ था कि उसे रंधावा रियल एस्टेट के 30% शेयर मिलने वाले थे। उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि जग्गा चाहता तो जिंदगी भर बैठकर अय्याशी कर सकता था। उसके दिमाग में फ्यूचर के हसीन सपने चल रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी और वो अपने सपनों से बाहर आ गया। फोन पिंटू नाम के सुपारी किलर का था, जिसे जग्गा ने ध्रुव को मारने के लिए भेजा था। जग्गा को यकीन था कि फोन उठाते ही उसे ध्रुव की मौत की खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फोन आया तो पिंटू के नंबर से था, लेकिन दूसरी तरफ से जो शख्स बोल रहा था उसका नाम था ध्रुव। जग्गा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रंधावा रियल एस्टेट को मेरी जान लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ा? जग्गा ध्रुव की आवाज सुन के हैरान रह गया। वो अभी तक जिंदा कैसे था? मिस्टर गिल, मुझे पता नहीं कि आप ये सब कैसी बेहुदी बातें कर रहे हैं। मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज फोन रखिए। जग्गा ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रंधावा रियल एस्टेट ने जितना पैसा तुम्हें मुझे मारने के लिए दिया है, उससे दुगना पैसा तुम मुझे दोगे, ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। ध्रुव की धमकी सुनकर जग्गा की हंसी छूट गई। उसके जैसा कॉलेज स्टूडेंट जग्गा को धमकी कैसे दे सकता था? क्या ये धमकी ध्रुव को महंगी पड़ने वाली थी? मिस्टर गिल, आप मजाक कर रहे हैं ना? जग्गा ने ध्रुव की धमकी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। ध्रुव ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद जग्गा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ध्रुव ना तो फोन काट ही रहा था, ना तो कुछ बोल रहा था।
जग्गा के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने अपने मुंह को सिल कर रखा था। वो चाहता था कि ध्रुव इस चुप्पी को तोड़े। वो ध्रुव को ये पावर स्ट्रगल जीतने नहीं देना चाहता था। 2-3 मिनट ऐसे ही बीत गए और जग्गा आखिरकार बोल ही पड़ा। देखिए मिस्टर गिल, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मैं आपको हार्म करने की कोशिश क्यों करूंगा? हम दोस्त ना भी हों तो भी हमें दुश्मन बनने की कोई जरूरत नहीं है। जग्गा इस मैटर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। आखिर उसने जो आदमी भेजे थे उनका क्या हुआ? ये जाने बिना ध्रुव से किसी भी किस्म की लड़ाई लेना बेवकूफी की बात थी। हम जल्द ही दुश्मन बन जाएंगे। जग्गा, मैं तुम्हारी कैपेबिलिटी से प्रभावित हूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत टीम का समर्थन किया है। ध्रुव ने जग्गा की दोस्ती के इरादे पर पानी फेर दिया। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। मैं तुमको ये सोचने के लिए 2 घंटे का समय दूंगा कि आगे क्या करना है। अगले 2 घंटों में अगर तुमने अमाउंट पे नहीं किया तो तुम अपने विला के डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाना। इतना कहने के बाद ध्रुव ने सीधे फोन रख दिया और उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। दिल्ली में जग्गा का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा था। ये बात ध्रुव अच्छे से जानता था। तभी अभी तक सरकार भी जग्गा से निपटने में कामयाब नहीं हुई थी। ध्रुव को आइडिया नहीं था कि वो आखिर जग्गा से कैसे निपटेगा। खैर, बातें तो उसने बड़ी बड़ी कर दी थी। अगर मैं साहस नहीं दिखाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। निहाल ने उसे अच्छे से समझाया था कि दिल्ली की पावरफुल फैमिलीज ने टेरिटरीज डिवाइड कर रखी हैं। वो एक दूसरे की टेरिटरी में कदम नहीं रखते हैं। ध्रुव के लिए इतनी मजबूत फाउंडेशन वाली फैमिली से लड़ना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ तक कि जब उसका अपना गिल परिवार किसी जगह को कंट्रोल करना चाहता था तो उससे पहले वहां के लोकल पावर हाउसेस से टाई अप करता था। ध्रुव को समझ में आ गया था कि उसके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। खैर, इसके पहले उसे जग्गा से निपटना जरूरी था। ध्रुव जग्गा को चाल चलने के लिए ज्यादा समय नहीं देना चाहता था। दूसरी ओर जग्गा के विला में रेहान के पिता भी मौजूद थे। जग्गा के फोन काटते ही वो जग्गा पर भड़क उठे। अब तुम ध्रुव जैसे कॉलेज स्टूडेंट से भी नहीं निपट सकते, फिर किस काम के हो तुम यार? जग्गा खुद ही हैरान था कि ध्रुव आखिर जिंदा कैसे बच गया। नहीं, पिंटू और उसके आदमी बहुत पावरफुल हैं। वे बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मार देते हैं और वे कभी फेल नहीं होते। जग्गा इतना घबरा गया था कि उसे सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर ध्रुव की मदद किसने की। आखिर ध्रुव की मदद करने की हिम्मत किसने की? दिल्ली में ईस्टर्न स्ट्रीट का आधा इलाका जग्गा का था। अगर किसी ने ध्रुव की मदद करने का साहस किया था तो ऐसा करना किसी सुसाइड से कम नहीं था। इसके अलावा जग्गा अच्छे से जानता था कि उसके और दूसरों के इलाके में लड़ाई शुरू नहीं होनी चाहिए। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो वो कब युद्ध में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जग्गा फ्यूचर के सिनेरियोज के बारे में सोच सोच कर डर रहा था। तभी विजेंद्र की आवाज सुनकर वो प्रेजेंट में वापस आया। चिंता मत करो, हालांकि वो अमीर है लेकिन है तो एक लड़का ही, इसीलिए वो मुझसे बच नहीं पाएगा। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे हल्के में लेना शुरू कर दें। मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगा कि ध्रुव कोई सिंपल रिच किड नहीं है। इस लड़के से निपटना आसान नहीं है। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाना पसंद करता है। जस्सी परिवार को उसने ऐसे ही खत्म कर दिया था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक बड़ी टीम है, क्योंकि वो बहुत सी कॉन्फिडेंशियल जानकारियों के बारे में पता लगा सकता है, चाहे वो जानकारी किसी बैंक डॉक्यूमेंट में दर्ज हो या फिर किसी सरकारी फाइल में कैद हो। विजेंद्र की बात सुनकर जग्गा ने सिर हिलाया। उसे समझ में नहीं आया कि विजेंद्र उसे हिम्मत दे रहा था या उसे डराने की कोशिश कर रहा था। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो मुझे उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितना कि तुम जानते हो। शायद मेरी बीवी और बेटे भी मेरे बारे में उतना नहीं जानते। तुम्हें तो पता ही है मेरे पास्ट में कई सारे काले राज दफन हैं। मैं नहीं चाहता कि ध्रुव को उन राजों की भनक भी लगे। अगर उसे वो राज पता चल गए तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर जग्गा के लीगल बिजनेस के बारे में लोगों को पता चलता तो ना जाने कब उसका इन्फ्लुएंस दिल्ली में खत्म हो चुका होता। जग्गा की इनकम का सोर्स लीगल बिजनेस से ही आता था। उसने दिल्ली की जननायक रोड का निर्माण कराया था। उसके बाद वहां उसने बहुत सारी दुकानें बनवा दी थी। वो इन्हीं दुकानों के रेंट से पैसा कमाता था। हालांकि दुकानों का रेंट बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, लेकिन रेंट से पैसे कमाना कोई इलीगल काम तो नहीं है। इतनी व्हाइट मनी के नीचे उसने अपने सारे काले धंधे छिपा रखे थे। ध्रुव के लिए उसके काले धंधों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला था। जग्गा की बात सुनकर रेहान के पिता विजेंद्र को राहत महसूस हुई। जैसे ही जग्गा ने अपनी बात खत्म की, विजेंद्र रंधावा का फोन बजने लगा।
वो बाथटब में बैठकर रिलैक्स कर रहा था, इसलिए उसका उठकर फोन के पास जाने का मन नहीं हुआ। फोन काफी देर तक बजता रहा और कट गया। इसके बाद तुरंत ही फोन दोबारा से बजना शुरू हो गया। अरे कौन है यार ये, बार बार फोन किए जा रहा है। विजेंद्र इरिटेट होकर बाथटब से बाहर निकला। विजेंद्र ने फोन उठाया। जैसे ही दूसरी तरफ से इंसान ने बोलना शुरू किया, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। जग्गा उन्हें देखकर घबरा गया। आखिर क्या थी वो जानकारी जिसकी वजह से विजेंद्र के होश उड़ गए थे? नहीं, मुझे अब वापस जाना होगा। रंधावा रियल एस्टेट को कुछ हो गया है। विजेंद्र ने जल्दबाजी में कपड़े पहने और निकलने के लिए तैयार हो गया। जग्गा उसकी जल्दबाजी को देखकर घबरा गया। तुम अचानक से क्यों जा रहे हो? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? विजेंद्र ने जग्गा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव इतनी जल्दी कुछ करने वाला था। रंधावा रियल एस्टेट बंद पड़ चुका था। जैसे ही पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले, वैसे ही रंधावा रियल एस्टेट एक पल में दिल्ली के नक्शे से गायब हो जाएगा। विजेंद्र टैक्सी लेकर वापस रंधावा रियल एस्टेट की ओर गया। जब वो वहां गया तो उसने पाया कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, जिनमें मजदूर, इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स और कई और लोग भी शामिल थे। लोगों के हाथ में बैनर्स थे और वो नारे लगा रहे थे। ये आवाजें सुनकर विजेंद्र की कार से उतरने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन रंधावा रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग विजेंद्र को पहली नजर में ही पहचान लेते थे। वो आ गया है, रंधावा रियल एस्टेट का बॉस आ गया है। चलो इससे चल के पूछते हैं कि जब इसने हमें कई सालों से सैलरी नहीं दी है तो ये कर्ज किस बात के लिए ले रहा है। चलो, रंधावा रियल एस्टेट जल्द ही बंद होने वाला है और हमें इस बुरे दिल वाले बिजनेसमैन को पकड़ना होगा। सब लोग आइए आइए, मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। लोग विजेंद्र को बख्शने के मूड में नहीं थे। रंधावा रियल एस्टेट की लॉबी में कम से कम हजारों लोग जमा थे। अगर ये प्रदर्शन ना होता तो विजेंद्र को पता भी नहीं चलता कि उस पर कोवर्कर्स का इतना पैसा बकाया है। भीड़ को अपनी ओर आता देख विजेंद्र ने तेजी से अपनी मर्सिडीज स्टार्ट की। हालांकि जैसे ही कार का इंजन चालू हुआ, उसे किसी ने बंद कर दिया। लेकिन उसकी परवाह किए बिना विजेंद्र ने गैस पैडल पर पैर रखा और गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो लोग अपना कर्ज वापस लेना चाहते थे, उन्होंने विजेंद्र की कार पलट दी थी। कार से बाहर निकलो, तुरंत बाहर निकलो। बॉस, बेहतर होगा कि तुम बाहर आ जाओ। आपने इतने सालों तक अपने कर्मचारियों का शोषण किया है और आखिरकार समय आ गया है कि तुम उसकी सजा भुगतो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम तुम्हारे बीवी और बच्चे को पकड़ लेंगे और उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विजेंद्र का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे कार से बाहर खींच लिया गया और जमकर पीटा गया, लेकिन वो दर्द सहकर भी सीधा खड़ा रहा। तभी उसे दूर ध्रुव खड़ा हुआ नजर आया। ध्रुव न सिर्फ ठीक था, बल्कि उससे काफी दूर भी खड़ा हुआ था और वहां से खड़े खड़े वो इस शो को देख रहा था। जग्गा ध्रुव को रोकने में असफल रहा। सब लोग मेरी बात सुनो। हमारा रंधावा रियल एस्टेट आपके पैसे जरूर देगा और हम आपको आज ही पैसे दे देंगे। पैसे का भुगतान तुरंत किया जाएगा। सभी लोग ऊपर जाके मेरी सेक्रेटरी को ढूंढो। मेरी सेक्रेटरी सबको पेमेंट कर देगी। जैसे ही उन लोगों ने विजेंद्र की बात सुनी, वैसे ही सब तुरंत ऊपर की ओर दौड़ पड़े। इस समय विजेंद्र को अपने पैसों की कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि रंधावा रियल एस्टेट अब उसके लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल उसकी जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अगर विजेंद्र ध्रुव के साथ कंपटीशन करने में लगा रहा तो उसे जीवन भर जेल में रहना पड़ सकता था। जब भीड़ आखिरकार तितर बितर हो गई तो विजेंद्र चलकर ध्रुव के पास गया। ध्रुव गिल, इस बार गलती मेरे बेटे की है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उससे तुमसे माफी मंगवाऊंगा। मैं उसे 3 दिन तक तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। यह मामला सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा है तुम दोनों के बीच। क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? तुम जितना कॉम्पनसेशन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। ध्रुव ने रंधावा रियल एस्टेट बिल्डिंग की तरफ नजर डाली। ये वो जगह थी जहां लोग काम करने के लिए मरा करते थे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है? थोड़ी देर पहले तुम्हारा बेटा मुझे धमकी दे रहा था कि मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि शायद अब वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। विजेंद्र को पता था कि ध्रुव के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं।
ध्रुव ने अपना सिर उठाकर सामने पड़े रंधावा रियल एस्टेट को देखा। मुझे ये रंधावा रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहिए। ये सुनते ही विजेंद्र के मुंह से ध्रुव के लिए लगभग गाली निकल ही गई थी। रंधावा रियल एस्टेट उसके जीवन भर की मेहनत थी। विजेंद्र बेहोश होने वाला था। ध्रुव इस बार सचमुच क्रूरता कर रहा था। विजेंद्र अपने बेटे की गलती का पछतावा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन रंधावा रियल एस्टेट को इस तरह सौंपना उसके लिए असंभव था। मेरे बेटे ने तुम्हें ऑफेंड किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जग्गा को तुम्हारे पीछे भेजा, इसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन क्या तुम इंसानियत के नाते थोड़ी भी दया नहीं दिखा सकते? विजेंद्र खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं दया ना दिखाऊं तो? विजेंद्र ने ध्रुव की आंखों में झांक कर देखा। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव किसी तरह के नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होगा। भले ही मैं रंधावा रियल एस्टेट तुम्हें देना चाहूं, लेकिन रंधावा परिवार मुझे कभी ऐसा करने नहीं देगा। इस बार तुम हद से आगे निकल रहे हो। सीरियस चेहरे के साथ विजेंद्र ने अपना फोन निकाला। सच पूछा जाए तो वो कॉल नहीं करना चाहता था। इस कॉल को करने का मतलब ही था कि वो असफल हो गया है। वो एक अच्छा सेवक बन के रंधावा परिवार की सेवा नहीं कर पाया। फिर भी इस बार ध्रुव ने सारी हदें पार कर दी थी। भले ही विजेंद्र की कितनी भी बेइज्जती हो, उसे ध्रुव को अपने साथ कीचड़ में खींचना ही पड़ेगा। अब तुम्हें रंधावा फैमिली की असली ताकत का एहसास कराना ही पड़ेगा। विजेंद्र ये कहकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसकी गाड़ी अभी भी उल्टी पड़ी हुई थी। उसने गाड़ी के अंदर जाके फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। आखिर विजेंद्र में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया था? मिस्टर ध्रुव गिल, रंधावा रियल एस्टेट को एक्वायर करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। विजेंद्र ने जब देखा कि रंधावा परिवार का ही एक आदमी ध्रुव को बधाई दे रहा है तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। रंधावा परिवार के लोगों को आते देख विजेंद्र को खुश होना चाहिए था, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसकी उम्मीद नहीं की थी। ध्रुव के सामने रंधावा परिवार इतना कायर कैसे हो सकता है? वो एक बड़ी फैमिली थी जो शहर पर कंट्रोल रखती थी। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जो व्यक्ति आया था वो रंधावा परिवार का बॉस देवेंद्र रंधावा था। देवेंद्र ऑडी A6 से उतरा और सीधे ध्रुव के पास गया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ध्रुव गिल, मुझे माफ करना क्योंकि मैं यहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया, और मुझे इस बात का दुख है कि तुम इतने दिनों से दिल्ली में हो और हमारी मुलाकात अब हो रही है। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। खासकर ऑडी में बैठे लोगों के लिए ये नजारा काफी शॉकिंग था। रंधावा परिवार की ऑडी दिल्ली में कम ही देखी जाती थी। उनका रुतबा इतना ऊंचा था कि एक बार जब ये कारें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगती थीं, तो लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके लिए जगह छोड़ देते थे। ध्रुव को बधाई देने की पहल देवेंद्र ने की थी। ऐसा करते वक्त उसने रंधावा परिवार की आन बान शान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। ध्रुव देवेंद्र को नहीं जानता था, लेकिन उसे इतना तो समझ आ ही रहा था कि देवेंद्र एक फेक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव ने आगे बढ़कर देवेंद्र के साथ हाथ मिलाने की बजाय वहीं जड़ होकर खड़ा रहना बेहतर समझा। मिस्टर ध्रुव गिल, रंधावा परिवार को ये कभी पता ही नहीं चला कि हमारे परिवार में दो नकारे लोग रह रहे हैं, जो है रेहान और उसका बाप विजेंद्र। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो नकारे तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने आपको नाराज भी किया है। आपने उनसे डील किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं। जैसे ही देवेंद्र ने हाथ उठाया, उसके पीछे कुछ लोगों ने एक साइन बोर्ड उठा लिया। वे ध्रुव के बगल से निकलकर सीधे रंधावा रियल एस्टेट के एंट्रेंस पर चले गए थे। ये देखकर विजेंद्र एकदम हक्का बक्का रह गया था। कुछ लोग उसके पास से भी गुजरे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रंधावा रियल एस्टेट का साइन बोर्ड हटा दिया। फिर उन्होंने साइन बोर्ड को आगे से जला दिया। उसकी जगह पर उन्होंने एक नया साइन बोर्ड टांग दिया। उस पर लिखा था गिल रियल एस्टेट। साइन बोर्ड शानदार और ग्लैमरस लग रहा था। साइन बोर्ड का वहां होना साफ साफ दिखा रहा था कि रंधावा फैमिली ने ध्रुव के सामने घुटने टेक दिए हैं। ध्रुव ने अब भी देवेंद्र से कुछ नहीं कहा। मिस्टर गिल, जल्दी मैं आपको सारी चीजें विस्तार में समझाऊंगा। ध्रुव से ये कहने के बाद देवेंद्र विजेंद्र के पास गया। विजेंद्र का शरीर लगातार कांप रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। देवेंद्र और विजेंद्र के लेवल में काफी फर्क था। हालांकि उनका लास्ट नेम एक ही था,
लेकिन उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। देवेंद्र को विजेंद्र के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि विजेंद्र को वहीं जान से मार दे। अगर तुम अपनी जान खुद ही ले लोगे तो मैं जेल में तुम्हारे बेटे की सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। अगर तुमने रंधावा परिवार के लिए फिर से मुसीबत खड़ी करी तो तुम्हारा बेटा जेल से जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। देवेंद्र ने सीधी और साफ बात की थी। विजेंद्र की आंखों में सन्नाटा छाया हुआ था। वो अकेले रंधावा रियल एस्टेट के अंदर गया और रेहान को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। रेहान पुलिस स्टेशन में था और आखिरकार उसके पिता का फोन आ ही गया था। पापा, मामला सुलझ गया क्या? रेहान ने झट से पूछा। विजेंद्र का चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। रेहान, तुम जेल से बाहर एक अच्छा इंसान बन के ही निकलना। पापा, आपका मतलब क्या है? रेहान थोड़ा असमंजस में था। विजेंद्र के पास मतलब समझाने का वक्त नहीं था। उसने आगे बोलना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारे बैंक खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह बात अकाउंटेंट को पता चले। अब जब तुम्हें ये 10 लाख रुपए मिल ही गए हैं तो मौका मिलते ही ये देश छोड़ के चले जाना और यहाँ कभी वापस मत आना। और किसी भी ऐसे इंसान से कभी मतलब मत रखना जिसका लास्ट नेम रंधावा हो। जैसे ही विजेंद्र ने अपनी बात खत्म की तो रेहान को फोन के जमीन पर पटके जाने की आवाज सुनाई दी। फिर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रेहान, जो फोन की दूसरी तरफ था, जोर से चिल्लाया, पापा, पापा, आपको क्या हो गया है? क्या हो रहा है वहाँ? कुछ देर बाद दिल्ली के न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आज हमारे पास रंधावा रियल एस्टेट के बारे में बहुत सी खबरें हैं। कुछ दिन पहले जननायक रोड पर होने वाले डिमोलिशन प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी की वजह से कंपनी के शेयर में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज भी बकाया था। कंपनी ने अपने वर्कर्स को साल भर से सैलरी भी नहीं दी थी। शायद इन सब प्रेशर्स को कंपनी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक ब्रिजेश रंधावा झेल नहीं पाए। उन्होंने रंधावा रियल एस्टेट की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले उन्होंने आखिरी कॉल अपने बेटे को की थी। न्यूज एंकर ने बिना किसी इमोशन के खबर पढ़ के ऑडियंस को सुना दिया। रेहान की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन अभी न्यूज एंकर के समाचार खत्म नहीं हुए थे। रंधावा फैमिली से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। ब्रिजेंद्र के बेटे रेहान रंधावा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कई आरोप लगाए गए हैं। ध्रुव ने ये सब देखा और वो जाके रंधावा रियल एस्टेट बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तब तक जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। ये सच बात है कि उसने निहाल से बहुत कुछ सीखा था। हालांकि उसे निहाल ने ये कभी नहीं सिखाया था कि किसी की हत्या कैसे करनी है। विजेंद्र की हत्या उसने नहीं की थी, लेकिन इनडायरेक्टली ध्रुव ने ही उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। जब ध्रुव ने देखा कि विजेंद्र की लाश बिल्डिंग से बाहर घसीटी जा रही है तो वो एक पल के लिए कांप उठा। क्या इस घटना ने ध्रुव को पूरी तरह से बदल दिया था? मिस्टर गिल, जिस तरीके से हम इस मुद्दे से निपटे हैं, उम्मीद है आप उससे संतुष्ट होंगे। विजेंद्र की लाश को देखते वक्त भी देवेंद्र मुस्कुरा रहा था और ये मुस्कुराहट शैतानी किस्म की थी। रंधावा परिवार के लिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि विजेंद्र की मौत हो गई थी। उसकी मृत्यु से ये तो तय हो गया था कि रंधावा परिवार की रेप्यूटेशन बची रहेगी। दूसरी तरफ ध्रुव का दिल तेजी से धड़क रहा था। विजेंद्र की लाश की तरफ देखना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। देवेंद्र ने उसके डिस्कम्फर्ट को भांप लिया था। तो मिस्टर गिल, चलिए आज रात को साथ बैठ के वाइन पीते हैं और खाना भी खाते हैं, क्या ख्याल है? ध्रुव के मुंह से अपने आप ही हाँ निकल गया। जरूर, बिल्कुल। रंधावा परिवार उसके लिए एक ग्रैंड डिनर होस्ट करेगा। ध्रुव ये बात अच्छे से जानता था। उसे ये भी मालूम था कि उसे डिनर में शामिल होना ही होगा। ठीक है, शाम 8 बजे मैं रंधावा निवास पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। देवेंद्र घूमा और जाके अपनी आउडी के अंदर बैठ गया। थोड़ी देर बाद निहाल की कार ध्रुव को लेने के लिए आई। ध्रुव के काफी देर तक कार में बैठे रहने के बाद निहाल ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मिस्टर गिल, मुझे दुख है कि आपको आज का दिन देखना पड़ा। मैं आपको सेफ रखने में चूक गया। ध्रुव अभी भी कुछ देर पहले की घटना से उबरा नहीं था। उसने निहाल की बात ध्यान से सुनी ही नहीं। विजेंद्र की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, तुमने जो कहा बात उसकी बिल्कुल उल्टी है।
एक बड़ी फैमिली की विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि इस जर्नी में कई सारे सैक्रिफाइसेस करने जरूरी होते हैं। अब ध्रुव को समझ आ रहा था कि उसके पापा उनसे मिलते क्यों नहीं हैं। वैसे इस उम्र में ये अवेयरनेस होना अच्छी बात है। हालांकि आप भी यंग हैं, इसीलिए खुद पर इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं रंधावा फैमिली के डिनर में आपकी तरफ से जा सकता हूँ। निहाल ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी स्टिल थीं। निहाल, क्या रंधावा फैमिली एक बड़ी फैमिली है? एक पल की झिझक के बाद निहाल ने उत्तर दिया, दिल्ली में केवल शर्मा परिवार जैसी 4 मेन फैमिलीज को ही बड़ी फैमिली माना जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्मा परिवार की नजर आप पर पहले से ही है। ध्रुव ये सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। सच में? आखिरकार उसका सामना सही ओपोनेंट से हुआ था, जो उसके ही लेवल का था। मैं आज रात अकेले डिनर पे जाऊंगा, तो मेरे लिए बस एक बॉडीगार्ड का इंतजाम कर देना। मैंने सुना है रंधावा फैमिली को दूसरों के लास्ट नेम चेंज करने का बहुत शौक है। ध्रुव ने निहाल से कहा। उसे मालूम था कि रंधावा परिवार का पूरी दिल्ली में काफी दबदबा है और वो उसका लास्ट नेम चेंज करके रंधावा करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ, लेकिन मुझे भी आज रात आपके साथ जाना होगा। निहाल को लगता था कि ध्रुव अकेले रंधावा फैमिली से डील नहीं कर पाएगा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। अगर मुझे कुछ होता है तो कम से कम तुम बाहर से मेरी मदद तो कर सकते हो। निहाल के पास ध्रुव को अकेले डिनर में शामिल होने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। निहाल ने जसविंदर सिंह नाम के बॉडीगार्ड को ध्रुव की सेवा में लगा दिया। जसविंदर ने स्पेशल फोर्सेस में सर्व किया हुआ था। शाम 6 बजे रंधावा परिवार की हवेली के बाहर ध्रुव की कार रुकी। एंट्रेंस पर देवेंद्र ध्रुव के आने का वेट कर रहा था। जब उसने ध्रुव को देखा तो देवेंद्र ने मुस्कुराकर ग्रीट किया। मिस्टर गिल, मुझे हैरानी है कि आप टाइम पर आ गए। मन ही मन वो सोच रहा था, इस कमीने ने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत कर ली। इससे भी बड़ी बात ये थी कि ध्रुव केवल एक ही इंसान को अपने साथ लाया था। ये रंधावा एस्टेट सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। ध्रुव दूर से ही देख सकता था कि गार्डन के बीच में 9 बड़ी ड्रैगन की मूर्तियां थीं। गार्डन बहुत ही भव्य और राजसी लग रहा था। ये गार्डन मेरे पापा ने बनवाया था। उन्होंने ये ड्रैगन की मूर्तियां भी लगवाई थी। वो कहते थे कि ड्रैगन समृद्धि का प्रतीक होते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 30 सालों के अंदर रंधावा फैमिली दिल्ली की सबसे समृद्ध फैमिलीज में से एक होगी। ध्रुव ने सिर हिला के देवेंद्र से अग्री करने की एक्टिंग की। वो देवेंद्र को बताना चाहता था कि अगर किसी को दिल्ली में अपना रुतबा बढ़ाना था तो उसे ध्रुव के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और ये साफ था कि रंधावा परिवार ऐसा कर रहा था। मिस्टर गिल, प्लीज इधर आइए। ये रंधावा एस्टेट में सबसे अच्छी गेस्ट विला है। इस विला को ओसवाल विला कहा जाता है। ये आमतौर पर पब्लिक के लिए खुली नहीं रहती, लेकिन क्योंकि आप आज यहाँ आए हैं इसलिए मैं आपका स्वागत इस विला में करना बनता ही था। आइए, आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। सब बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ध्रुव विला के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और एक सीट पर बैठा, एक के बाद एक लोगों का ग्रुप अंदर आने लगा। इन लोगों ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और उनको देखकर ही लग रहा था कि वे सब सरकारी अधिकारी थे। इसके अलावा उन सब का पद भी काफी ऊंचा लग रहा था। देवेंद्र ने एक एक करके सरकारी अधिकारियों का परिचय ध्रुव से करवाया। देवेंद्र ने 20 से भी ज्यादा लोगों को ध्रुव से मिलवाया। देवेंद्र सबको डायरेक्टर कहकर एड्रेस कर रहा था। ध्रुव बेवकूफ नहीं था। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि देवेंद्र क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद सभी लोगों के रुतबे का शो ऑफ करके देवेंद्र ध्रुव पर प्रेशर बनाना चाहता था। वो ध्रुव को बताना चाहता था कि अगर रंधावा रियल एस्टेट उसके हाथों में चला भी गया तो भी ध्रुव उसके साथ कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रंधावा परिवार के खिलाफ जाने का मतलब होगा दिल्ली की सबसे बड़ी हस्तियों के खिलाफ जाना। धीरे धीरे ध्रुव से मिलने के लिए लगी लोगों की लाइन खत्म हो गई। ध्रुव वहां से जाने ही वाला था कि किसी इंसान ने उसके कंधे पर आकर अपना हाथ रखा। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इंसान का नाम था जग्गा त्यागी। बधाई हो मिस्टर गिल। जग्गा ध्रुव को देखकर बहुत खुश लग रहा था। हालांकि ध्रुव भी जानता था कि सच्चाई कुछ और ही है। आखिर जग्गा रंधावा फैमिली की डिनर पार्टी में कर क्या रहा था? देवेंद्र, तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि इन सब बड़े लोगों से मुझे मिलवा के तुम मुझे इंटिमिडेट कर लोगे? ध्रुव देवेंद्र की हरकतें समझ गया था। उसने देवेंद्र से सीधा सवाल पूछा,
देवेंद्र ने शराब का ग्लास हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं तो बस अपने दोस्तों को मिस्टर गिल से मिलवाना चाहता था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग रंधावा फैमिली के हैं और मैंने शिष्टाचार के नाते उन सभी को आपसे मिलवाया है। इसके अलावा इस तरह का अवसर दशकों में भी किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है। देवेंद्र ने कामली ध्रुव की ओर देखा। क्योंकि ये देवेंद्र का इलाका था, इसलिए ध्रुव जितना चाहे गुस्सा हो जाए, देवेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। विला के अंदर का माहौल हेवी हो रहा था और वहां मौजूद सभी लोग इस चीज को महसूस कर रहे थे। वो ध्रुव को शांत कराने की कोशिश करने लगे। सही बात है ध्रुव, तुम्हें शांत होकर बैठ जाना चाहिए। अरे इस उम्र के लड़कों के लिए इम्पल्सिव होना एक नॉर्मल बात है। आओ और हमारे साथ बैठो, साथ में बैठ के खाते पीते हैं। थोड़ी देर में नेचुरली ही हम लोग दोस्त बन जाएंगे। हाँ, इसके अलावा मिस्टर रंधावा जैसा अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है। टेबल पर हर कोई देवेंद्र के फेवर में बोल रहा था। जग्गा ने भी धीरे से घूमकर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव गिल, कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें मेरी वजह से तो नहीं हो गई है? ध्रुव जग्गा को कैसे गलत समझ सकता है? जग्गा ही वो इंसान था जिसने ध्रुव को मारने के लिए लोग भेजे थे। तो फिर दोनों को एक दूसरे के बारे में किस तरह की गलतफहमी हो सकती है? जब देवेंद्र ने देखा कि ध्रुव उसके साथ शराब पीने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे अपने प्लान्स पर पानी सा फिरता हुआ महसूस हुआ। वो चाहता था कि वो ध्रुव को शराब के नशे में बुरी तरह से धुत कर दे, फिर उसकी महिलाओं के साथ इंटीमेट होते हुए वीडियोस रिकॉर्ड कर ले। रंधावा परिवार का रंधावा एस्टेट दिल्ली का सबसे आलीशान वेश्यालय माना जाता था। यहाँ न केवल पुरुष लोकल लेडीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, बल्कि विदेशी महिलाओं के साथ भी अच्छा वक्त बिता सकते थे। इसके अलावा यही वो जगह थी जहाँ कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रशियन, इटालियन और चाइनीज लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने के लिए आया करते थे। यार कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा शराब पीने का मन नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हम साथ बैठकर 4 बातें तो कर ही सकते हैं। देवेंद्र ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और उसे पास ही पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। ध्रुव को चुपचाप देवेंद्र की बात माननी पड़ी। आखिर देवेंद्र के घर के अंदर ध्रुव उसके ऑफर्स को बार बार रिजेक्ट नहीं कर सकता था। देखो ध्रुव, जैसा कि तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा कि जिस तरह से लोगों को मैंने इनवाइट किया है, उनके बीच मिस्टर जग्गा त्यागी कुछ मिसफिट से लग रहे हैं। लेकिन मिस्टर जग्गा त्यागी को बुलाने के पीछे एक जरूरी कारण है। इसमें कोई शक नहीं है कि रंधावा रियल एस्टेट आपके नाम पर कर दिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी को हैंडओवर करते हुए मुझे एक बात पता नहीं थी कि उस दुष्ट विजेंद्र रंधावा ने रंधावा रियल एस्टेट के 30% शेयर सीक्रेटली मिस्टर त्यागी को ट्रांसफर कर दिए थे। क्या देवेंद्र रंधावा रियल एस्टेट ध्रुव को देना भी चाहता था? उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उस समय देवेंद्र जनता की आलोचना से डरा हुआ था, इसलिए उसने उस समय खुद को झंझट से दूर रखने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन ध्रुव को डिनर पर बुलाने के पीछे देवेंद्र का मोटिव यही था कि वो ध्रुव से रंधावा रियल एस्टेट की ओनरशिप वापस लेना चाहता था। केवल इतना ही नहीं, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करके वो ध्रुव को उसकी हैसियत भी याद दिलाना चाहता था। मिस्टर गिल, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सब ने कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप उनमें से किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले विजेंद्र ने जो अपने वर्कर्स को कॉम्पनसेट किया था, वो पैसा जग्गा त्यागी ने उसे उधार दिया था। तो अगर आपको रंधावा रियल एस्टेट पर कंट्रोल चाहिए तो आपको पहले जग्गा का पैसा लौटाना पड़ेगा। देवेंद्र ने मेज पर बैठे लोगों के सामने हड़बड़ी दिखाने का ड्रामा करते हुए ध्रुव से कहा। वहां बैठे सारे लोग देवेंद्र का सपोर्ट कर रहे थे। विजेंद्र ने अपनी कंपनी के शेयर जग्गा को ट्रांसफर तो किए ही थे। इसके अलावा चूंकि विजेंद्र पहले ही मर चुका था, इसलिए कोई भी इस बात की गवाही नहीं दे सकता था कि देवेंद्र ने जो कहा था वो सच भी था या नहीं। ध्रुव के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे पता चल गया था कि जग्गा ने पैसे कैसे बनाए थे। दूसरे लोगों को बरगलाना और फंसाना ही जग्गा का धंधा था। हालांकि ध्रुव खुद भी इसमें कम माहिर नहीं था। मिस्टर रंधावा, अगर आपने जो कहा वो सच है तो मुझे न केवल जग्गा को शेयर लौटाने होंगे बल्कि उसका कर्ज भी चुकाना होगा, है ना? ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी बात बिना इमोशनल हुए रख रहा था। देवेंद्र ने अपना हाथ हवा में उठाया और बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको यहाँ बुलाया ही इसलिए है ताकि हम इस मुद्दे को सुलझा सकें। आप कंपनी का 25% शेयर जग्गा को वापस कर सकते हैं और बाकी 5% आपके पास बच जाएगा। इससे आपके और जग्गा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी।
वो जन नायक रोड पर बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे, जिससे कि अल्टीमेटली रंधावा रियल एस्टेट को ही फायदा होगा। देवेंद्र को लग रहा था कि उसने जो ऑफर ध्रुव को दिया था वो बहुत ही जेनरस था। ध्रुव को रंधावा रियल एस्टेट में 5% की हिस्सेदारी देकर उसे हर साल कई करोड़ रुपयों की इनकम हो सकती थी, लेकिन ध्रुव के लिए करोड़ों रुपए मिट्टी के ढेर के समान थे। ध्रुव तो क्या, उसके बॉडीगार्ड जसविंदर के लिए भी इतने रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी। हालांकि ध्रुव अभी भी पूरी तरह से शांत था। उसने चुपचाप देवेंद्र की ओर देखा और कहा, मिस्टर रंधावा, आपने अभी तक मेरा ग्लास नहीं भरा। मिस्टर गिल, आप सच में एक स्मार्ट आदमी हैं। देवेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर उसने ध्रुव को थोड़ी वाइन पिलाई और कहा, सब लोग खड़े हो जाएं और मिस्टर गिल के साथ अपनी पहली ड्रिंक को सेलिब्रेट करें। आज रात जब तक हम नशे में धुत नहीं हो जाते, हम घर नहीं जाएंगे। बड़ी गोल मेज के चारों ओर मौजूद 20 लोग एक साथ खड़े हो गए। चीयर्स टू मिस्टर गिल और रंधावा परिवार को। चलो भाई लोगों, ऐश करते हैं। तभी ध्रुव ने धीरे से अपना ग्लास उठाया और उसके चेहरे की शांति तुरंत गायब हो गई। अचानक उसने अपने ग्लास को तेजी से हिलाकर शराब किसी के मुंह पर फेंक दी। आखिर क्या थी ध्रुव के इस गुस्से की वजह, और कौन था वो शख्स जिसके ऊपर शराब फेंकी गई थी? ध्रुव ने सारी शराब जग्गा के चेहरे पर फेंक दी थी। डायरेक्टर त्यागी, मैंने आपके सारे शेयर वापस कर दिए हैं। क्या अब आप संतुष्ट हैं? ध्रुव ने धीरे से कहा, और उसके वर्ड्स ने रंधावा एस्टेट में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। देवेंद्र भी अपने सामने घटती घटना देखकर अवाक रह गया। ध्रुव के व्यवहार ने न सिर्फ जग्गा को प्रोवोक किया था, बल्कि उसने रंधावा फैमिली की पावर को भी चैलेंज किया था। ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? मेज के आसपास मौजूद अन्य लोग भी हैरान थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि हालात इतनी तेजी से बदल जाएंगे। ध्रुव, ये क्या गिरी हुई हरकत है? क्या तुम पागल हो? तुम एक जवान आदमी हो, तुम में कोई तमीज नाम की चीज है या नहीं? डायरेक्टर त्यागी ठीक है ना? ध्रुव ने खाने की मेज पर बैठे लोगों की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या सरकारी अधिकारी जग्गा को डायरेक्टर कहकर एड्रेस करते थे? ध्रुव को रंधावा रियल एस्टेट के शेयर जग्गा को लौटाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जग्गा से हार स्वीकार करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। देवेंद्र ध्रुव के पास जाने ही वाला था कि जग्गा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। डायरेक्टर रंधावा, चिंता मत करिए। जग्गा ने अपने चेहरे पर लगी वाइन को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, इस वाइन का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। मिस्टर गिल, आप चाहो तो और वाइन मेरे चेहरे पर फेंक सकते हो। जग्गा हंस रहा था, लेकिन उसकी स्माइल में सैडनेस साफ झलक रही थी। ध्रुव गिल, माफी मांगो तुरंत। देवेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा। वो थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि रंधावा परिवार भी जग्गा को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ध्रुव का तो पर्पस ही जग्गा की इंसल्ट करना था। वो उससे माफी कैसे मांग सकता था? उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, मेरा तो खाना हो गया, आप लोग खाने का लुत्फ उठाइए, मैं चलता हूँ। ध्रुव ने वाइन का ग्लास जमीन पर गिरा दिया और वहां रंधावा एस्टेट से निकलने के लिए पीछे की ओर मुड़ा। देवेंद्र का तो पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया था। ध्रुव ने ना तो उसकी कोई रिस्पेक्ट की और ना ही उसके मेहमानों की। वो ध्रुव को यूं ही नहीं जाने दे सकता था। ध्रुव को तेजी से बाहर की ओर जाते देख वो भाग के जग्गा के पास गया। चलो जग्गा, हमको कुछ करना ही पड़ेगा। ध्रुव को बता ही दो कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। ये बात सच थी कि जग्गा ने उस रात के लिए बड़े इंतजाम कर रखे थे। 20 से भी ज्यादा किलर्स रंधावा एस्टेट के अंदर थे, इसलिए ध्रुव को मारने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिलहाल जग्गा कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। जग्गा, अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ध्रुव चला जाएगा। जग्गा ने अपना सिर हिलाया, अपने चेहरे पर लगी शराब को अपने हाथ से पोंछकर जीभ से चाटा। काफी इंटरेस्टिंग है। जग्गा हंसा, लेकिन उसका शरीर जबरदस्त तरीके से कांप रहा था। इस ध्रुव गिल को यहाँ घेर के मार देने से आसान काम कुछ भी नहीं है। इसको तो तड़पा तड़पा के मारने में ही मजा आएगा। जग्गा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। हालांकि ध्रुव को नुकसान ना पहुंचाने का एक और रीजन भी था। ध्रुव के साथ चल रहे आदमी को देखकर लग गया था कि उससे निपटना आसान काम नहीं होगा।
ध्रुव के बगल में उसका बॉडीगार्ड जसविंदर चल रहा था। जसविंदर को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं था। ध्रुव उस रात बिना किसी दुर्घटना के सेफली रंधावा एस्टेट से बाहर निकल गया, और वो भी इस बात से थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। यूनिवर्सिटी लौटने के बाद ध्रुव तृप्ति को ढूंढने गया। तृप्ति लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रही थी। जब उसने ध्रुव को आते देखा तो वो तुरंत छिप गई। तृप्ति, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? ध्रुव ने पहले से ही एक छोटा सा केक तैयार किया हुआ था। उसने तृप्ति को देने के लिए केक उसकी तरफ बढ़ाया। तृप्ति की नजर केक पर पड़ी। पास्ट में अगर ध्रुव तृप्ति के लिए ये केक लाया होता तो वो बहुत खुश होती, लेकिन उस दिन तृप्ति ने केक लेकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। ध्रुव, हालांकि तुमने सीख लिया है कि लड़कियों को कैसे मनाया जाता है, लेकिन मुझे इन सब गिफ्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम एक जेंटलमैन थे और साथ में एक नॉर्मल इंसान भी। तृप्ति ने ध्रुव की ओर घूर कर देखा। ध्रुव ने जो सुना वो उससे थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने मन में सोचा, मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्या? अगर वो अब नॉर्मल होता तो उसने निशा के साथ उस वक्त ही सब कुछ कर लिया होता जब वो उससे चिपक रही थी। मेरी बात सुनो तृप्ति, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरे फोन में कई सारी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टोर्ड हैं। ये लो, सुन के देखो। ध्रुव ने अपना फोन निकाला, जो उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी था। उस दिन ध्रुव निशा को बचाने के लिए होटल रूम में गया था। तृप्ति ध्रुव के फोन में स्टोर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग्स को पूरा सुने बिना ही रोने लगी। ध्रुव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस दिन जब तुम्हें जेल ले जाया गया था तो मैंने उस होटल रूम में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि तुमने ही मेरी बहन को बचाया था, लेकिन बहन को बचाने के बाद उसके साथ ऐसी हरकत की क्या जरूरत थी? तुमने उसके साथ होटल रूम के अंदर गंदी हरकतें क्यों की थी? मेरी बहन रात भर रो रही थी। ध्रुव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वो ये तो साबित कर सकता था कि वो निशा को बचाने के लिए होटल रूम के अंदर गया था, लेकिन केवल निशा ही ये साबित कर सकती थी कि ध्रुव ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। लेकिन उस वक्त निशा को कोई होश नहीं था। ध्रुव निशा से मिलकर आमने सामने बात करना चाहता था, क्योंकि तृप्ति ध्रुव पर इतना भरोसा करती थी, इसलिए वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। ठीक उसी समय ध्रुव का फोन बजा, और जो इंसान उसे फोन कर रहा था उसका नाम तेजा था। मिस्टर गिल, क्या आपके पास अभी टाइम है? मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात जग्गा त्यागी के बारे में है। तेजा की आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वो बुरी तरह से घबराया हुआ है। क्या थी तेजा की घबराहट की वजह? हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? तेजा दरअसल जग्गा के आदमियों में से एक था। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव ने पहले ही निहाल से तेजा के बारे में छानबीन करने के लिए कह दिया था। ऐसा लग रहा था कि जग्गा के साथ तेजा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। भले ही तेजा सालों से जग्गा के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जग्गा के साथ उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। बल्कि पिछली बार जग्गा ने ध्रुव की एक बार मदद भी की थी और उसे याद दिलाया था कि जग्गा बगावत करने के लिए ही पैदा हुआ है, और यही वजह है कि जग्गा को खुश कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर खैर जो भी था, तेजा ये नहीं जानता था कि जग्गा और ध्रुव के बीच में क्या हुआ है। उसी का नतीजा था कि तेजा असमंजस में पड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसे हिचकिचाहट हो रही थी कि क्या वो ध्रुव से वो बात कहे जो उसने कहने के लिए सोची थी। दरअसल मैं ये कहना चाहता था मिस्टर गिल कि दिल्ली में जग्गा का ध्यान अपनी तरफ खींचना और उसे पैसों से जीतने का आपका ये फैसला गलत है। कुछ समय तक सोचने के बाद तेजा अपना मन बनाकर ध्रुव से वो बात कह ही देता है जो वो उससे कहने के लिए आया था। ओह वाकई? तेजा की बात सुनकर ध्रुव को ऐसा महसूस होता है कि जग्गा को लेकर तेजा की राय उसने आज तक तेजा के बारे में जो भी सुना था उससे कहीं ज्यादा अलग है, और यही वजह थी कि वो बहुत ही ध्यान से तेजा की बात सुनता है। कुछ दिनों पहले जग्गा ने मुझसे कहा था कि मैं आपके आसपास मौजूद लोगों पर नजर रखने में उसकी मदद करूं। मैंने बहाना बना दिया ये कहकर कि मैं नाइट स्ट्रीट मार्केट की देखभाल करने में बहुत ज्यादा बिजी हूं, और इसलिए फिर जग्गा ने दूसरे लोगों से कहा कि वो आपके आसपास के लोगों पर नजर रखे। आजकल उसका ध्यान उस गूंगी लड़की पर है। मालिनी पर?
हाँ, इस समय कम से कम 10 से भी ज्यादा लोग मालिनी पर नजर रखने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। मिस्टर गिल, अगर ये लड़की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे हिसाब से आपको जल्द ही कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि जग्गा उस लड़की के साथ क्या करेगा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि तेजा ने देखा था जो जग्गा ने दूसरी लड़कियों के साथ किया है, और सच पूछो तो वो नजारा बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। हालांकि ये बात और थी कि जग्गा कुछ भी ऐसा नहीं करता था जो कि इलीगल हो। सीधे शब्दों में कहीं तो अगर वो कुछ इलीगल करता भी था तब भी वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। शुरुआत में जग्गा केवल पाली स्ट्रीट का एक मामूली गैंगस्टर था, लेकिन अब इस समय नाइट स्ट्रीट मार्केट की सभी 18 स्ट्रीट्स जग्गा के इशारों पर चलती है। यहाँ तक कि उन 18 स्ट्रीट्स में रहने वाले लोगों ने अपना घर बिना किसी शिकायत के छोड़ दिया था।